हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 26 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं जो कि यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ये स्टेप फॉलो करते ही आपको पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे अब तक स्टडी मटेरियल में जाना है और आपको कहां से करना है। आप पूरी स्टेप देख लीजिएगा, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। एक और चीज मैं बता दूं गाइस, काफी सारे लोगों के हमें मैसेजेस आ रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा डायरेक्टली हमें जो व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जो है 300 वाली जो आपकी स्पेशल वीडियोस है जहां से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर शिफ्ट में करीबन 5 से 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक दिन तो गाइस पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन छोड़कर पूरे के पूरे क्वेश्चंस वहां से आए थे। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट भी हमने सेंड किए थे, आपने चेक कर लिया होगा। तो गाइस आपको बता दें, मध्य प्रदेश पटवारी के लिए स्पेशल है ये, और इन वीडियोस को आपको कहां पर मिलेगी तो हमने प्लेलिस्ट इनकी बना दी है, आप चेकआउट करिएगा। जीके की जुगाड़ पटवारी के नाम से स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा इनको, तो वहां पर ये आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 300 की। वन लाइनर में हम सुपर फास्ट तरीके से कवर करवा देंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बन रहे हैं यहीं से बन रहा है। एक शिफ्ट में कम से कम 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है? तो आप चेकआउट करिएगा। और हमने जितने भी पेपर थे एमपी कांस्टेबल के पूरे इस पटवारी की टेस्ट सीरीज में डाल दिए, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? सभी ऑटो सब्जेक्ट का एनालिसिस हम डिटेल के साथ में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जीके करंट अफेयर के पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारा जीके जीएस का। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपने स्रोत से उत्तर की ओर दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में बहती है? सही जवाब इस क्वेश्चन का चला जाएगा चंबल नदी के फेवर में। देखिए, चंबल जो नदी है ये उत्तर की ओर दक्षिण पूर्व राजस्थान में बहती है, तो ये बेसिकली अपने उद्गम स्रोत से निकलकर उत्तर की ओर दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर राजस्थान में बहती है। ये बेसिकली इससे सुबह की शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना है कि मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो 3 स्टेट में बहती है। तो इस तरह से क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में भी बन चुका है, उसका भी सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज हुआ है और क्वेश्चन पूरा का पूरा वही है। तो आपको समझना है, इसीलिए हम आपको डिटेल्ड एनालिसिस करवाते हैं ताकि आपके एक एक पॉइंट अगर बदल के भी क्वेश्चन पूछे जाए तो भी यहां से कवर हो जाए, रिलेटेड पूछे जाए तो भी कवर हो जाए, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बारे में पूछे जाए तो भी इन एक्स्ट्रा डिटेल्स आपकी कवर होती है। देखिए, एक्स्ट्रा डिटेल हम कवर करवा देते हैं आपको। नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है। क्लियर है? नर्मदा के बारे में याद रखिएगा, चंबल को भी हम कवर करेंगे। नर्मदा जो नदी है ये 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से में? ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, और अरब सागर में खंबात की जो खाड़ी है इसमें जाकर ये गिरती है। इसके अलावा चंबल जो नदी है ये पहले उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश से होकर लगभग 376 किलोमीटर रही है, और फिर उसके बाद में ये उत्तर पूर्व दिशा में 249 किलोमीटर जो दूरी तय करके राजस्थान से होकर ये बहती है, और यह मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच 216 किलोमीटर तक बहती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में प्रवेश करती है और मुरादगंज से में यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। इसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है, 1024 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा नदी की स्पेशली याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है 1077 और टोटल है 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बेसिकली बोला जाता है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, कभी कभार आपका एग्जाम में बन जाता है। कभी कभार गई, कभी भी आपका बन सकता है, कल भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो देखिए, सेबी की स्थापना किस वर्ष एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही जवाब रहेगा 1992 में। और आपका एक दिन पहले क्वेश्चन बना है कि कल क्वेश्चन आपका बना था सेबी की स्थापना कब की गई, तो हमने पूरी डिटेल आपको उसमें कवर करवा दी थी। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है उनका यहाँ से ये क्वेश्चन 110% करेक्ट हो चुका है। गाइज आपको मैं और बताता चलूं, ये जो क्वेश्चन कॉपी हो रहे हैं पूरे के पूरे, ये सेबी वाला क्वेश्चन भी आपका पिछले साल कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई थी सेम उसी में से कॉपी होकर आया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये वहीं से पूरे के पूरे क्वेश्चंस कॉपी हो रहे हैं। 1992 आपका सही जवाब रहेगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय जो बोर्ड है सेबी, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना की गई है। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजी मुद्दों का नियंत्रण नियामक प्राधिकरण के पास में हुआ करता था। देखिए, प्रारंभ में सेबी बिना किसी वैधानिक शक्ति के एक गैर संवैधानिक निकाय था ये, और यह स्वायत्त हो गया, और सेबी अधिनियम 1992 जो है इसके द्वारा इसको वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। तो सेबी का मुख्यालय कहां पर है? तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय देखने को मिलता है ये आपका मुंबई में देखने को मिलता है। और कल हमने आपको बताया था कि इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये कौन है ना, जो कि काफी ज्यादा चर्चित रहती है। तो उनके बारे में आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हो सकता है कल ही आप उनसे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगातार आप पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस दिशा में है? सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये नर्मदा नदी के दक्षिण दिशा में है। दक्षिण में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के दक्षिण दिशा में स्थित है। नर्मदा जो नदी है ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला दोनों के बीच में बहती है। तो याद रखना है आपको, दो पैटर्न है इस क्वेश्चन के। ये आपका इस तरह से भी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो हम आपको बता दें, ये जो नर्मदा नदी है दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य श्रेणी के बीच एक दरार घाटी में बहती है। क्लियर है? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पैटर्न का, क्वेश्चन का। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पैटर्न में कि क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न उनको चेंज करना रहता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बना है लोकसभा उपाध्यक्ष किस कार्य के अंतर्गत आते हैं? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, कुछ हमें भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट, बट कुछ बता रहे थे कि यही क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया है और बाकी की जो डिटेल है वो इसमें भूल गए हैं। तो आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? तो इनका निर्माण हुआ था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। खजुराहो के जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और खजुराहो मंदिर देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से एक माने जाते हैं। चंदेल राजवंश के द्वारा इनको बनवाया गया। कब बनवाया गया? 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। और स्मारकों में हिंदू और जैन धर्म के मंदिर जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो मंदिर है विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है। इन मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिल चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप स्पेशली याद रखिएगा इनको कि ये जो मंदिर है यहाँ पर देखिए काफी सारे मंदिर थे, 85 प्लस मंदिर थे पहले। अभी वर्तमान में बहुत ही कम मात्रा में मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है विद्याधर का मंदिर। विद्याधर का मंदिर, तो आप उसको याद रखिएगा। विद्याधर के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था जिसको कंदरिया महादेव का मंदिर बोला जाता है। तो वो भी आपका क्वेश्चन में बन सकता है। मंदिर अपने नागर शैली के लिए स्पेशली जाना जाता है। कौन सी शैली का? कल भी क्वेश्चन बनाए कि बताइए वो मंदिर कौन सी शैली से रिलेटेड है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नागर शैली से के बने हुए मंदिर है। स्थापत्य कला यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है। और खजुराहो के जो सभी मंदिर है ये बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली स्वास्थ्य सभा में 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाने का निर्णय लिया था और पहली बार इसे 1950 में मनाया गया था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित 11 आधिकारिक वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में से एक माना जाता है। तो याद रखिएगा हर साल 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई? ये क्वेश्चन पूछा है कि कहां से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। क्लियर है? यह क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि आधुनिक जो ओलंपिक खेल है इनका प्रारंभ कब हुआ या पहला कब हुआ था। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। आपका कंसेप्ट क्लियर है क्या? आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी ये हुई है जो कि बेसिकली एथेंस आपको ऑप्शन में मिलेगा या फिर ग्रीस आपको मिल सकता है। तो ये यूनान की राजधानी है एथेंस, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो ग्रीस आपको मिल सकता है, एथेंस मिल सकता है, दोनों एक ही है। जो भी मिले आपको क्लिक करना है, दोनों में से एक आपको याद रखना है। देखिए पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे तो ये कहां पर हुए थे? ग्रीस के एथेंस में हुए थे आयोजित, याद रखना है। और बेरन पियरे डे कुरपर्टिन जो है ये आधुनिक ओलंपिक के शुरुआत की थी इन्होंने। तो इनके जनक ये बेसिकली माने जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में इनको जाना जाता है बेरन पियरे डे कुरपर्टिन को। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। केवल 3 आधुनिक ओलंपिक खेलों को रद्द किया गया। कौन कौन से किए गए? देखिए प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था इसके कारण 1916 का, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 का और 44 का, ये 3 जो ओलंपिक खेल थे बेसिकली ये रद्द किए गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मध्य प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? तो मध्य प्रदेश जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सीमा पश्चिम में गुजरात से लगती है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से लगती है और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ में, पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगती है और दक्षिण में महाराष्ट्र से इसकी सीमा साझा होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो खेड़ा का किसान आंदोलन जो हुआ था ये गांधी जी और इनके साथ में वल्लभ भाई पटेल भी इसमें शामिल थे। और भी काफी सारे नेताओं इसमें शामिल थे नेता। तो आप ध्यान रखिएगा इन दोनों को, क्योंकि ये ज्यादातर आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। क्लियर है? गांधी जी के सहायक के रूप में भी यहाँ से आपका पूछा जा चुका है। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि देखिए खेड़ा जो आंदोलन हुआ था इसमें महात्मा गांधी के सहायक कौन थे? इस तरह से आई थिंक आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा या फिर इसी तरह से आपका क्वेश्चन बना होगा। तो आप याद रखिएगा अगर क्वेश्चन बने कि महात्मा गांधी के सहायक कौन थे खेड़ा आंदोलन में, तो ये वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसी फॉर्मेट में बने तो दोनों आपको क्लिक करना है। क्लियर है? देख लीजिएगा। इसके अलावा गाइस और भी क्वेश्चंस बने हैं, हम उनको आपको कवर करवा देंगे। नेक्स्ट डिटेल कवर करते हैं। देखिए गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। बेसिकली इसको ही खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये जो सत्याग्रह है ये राजस्व वसूली में छूट की मांग को लेकर किया गया था। इसलिए ये सत्याग्रह बेसिकली राजस्व वसूली में छूट की मांग को लेकर किया गया था, जिसको खेड़ा आंदोलन का नाम दिया गया। और किसानों से इसका संबंध है सीधा सीधा।
तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि खेड़ा जो आंदोलन है, जो कि गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, इसका संबंध किससे है? क्लियर है? तो अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। 1918 में गांधी जी ने उन किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह शुरू किया, जो फसलों की विफलता के कारण भूमि कर का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। महात्मा गांधी के कुछ और भी आंदोलन है, उनको हम एक नजर कवर करवा देते हैं। क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे बन रहे हैं। देखिए, चंपारण आंदोलन हुआ था इनका 1917 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, इसके अलावा असहयोग आंदोलन 1920 में, सवन्या अवज्ञा आंदोलन जिसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, इनको आप एक नजर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपसे, नरसिंहगढ़ अभयारण्य किस जिले में आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार ये आपकी एग्जाम में बनता है। नरसिंहगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है। देखिए, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको कहा जाता है, और ये वन प्रभाग राजगढ़ सामाजिक वानिकी के तहत 1978 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का 35वां अभयारण्य है, और इसको कश्मीर का मालवा के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इस अभयारण्य में बेसिकली चिड़ीखोह झील देखने को मिलती है आपको, जो कि काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र है यहाँ का। और इस अभयारण्य को शासकों द्वारा, यहाँ के जो शासक थे उनके द्वारा शिकार के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गाइस, नरसिंहगढ़ में और भी चीजें आपको देखने को मिलती है, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपसे बनते हैं। कश्मीर ए मालवा के से रिलेटेड कि मध्य प्रदेश का कश्मीर ए मालवा किसे कहा जाता है, या फिर कश्मीर ए मालवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो नरसिंहगढ़ के किले को जाना जाता है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ये आपको देखने को मिलता है। और भी काफी सारी चीजें हैं, हम आगे आने वाले और क्वेश्चन में आपको कवर करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बना है आपसे, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के से किस जिले की सीमा लगती है? ये क्वेश्चन बना है। अभी कल परसों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और गाइस, ये नरसिंहगढ़ वाला और ये वाले जो सारे क्वेश्चन है, ये आपके पूरे के पूरे एज इट इज कॉपी आ रहे हैं, ये क्वेश्चन सारे के सारे। मैं आपको बता दूं, आज मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन ही नहीं आए होंगे, बाकी पूरे के पूरे कॉपी आ रहे हैं। क्लियर है? तो आप अच्छे से कवर करिएगा इन सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं, बालाघाट ये जिला है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से जो सीमा लगती है, बालाघाट जिला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बालाघाट वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है, दक्षिण पूर्वी जिला है, मध्य प्रदेश में स्थित है बेसिकली। और सतपुड़ा पर्वतमाला के छोर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के त्रिकोणीय सीमा पर ये बसा हुआ है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है इसका ही क्वेश्चन आपका बन जाए। और ये जो जिला है 4950 वर्ग किलोमीटर भाग में इसके वन देखने को मिलते हैं, 53% वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ये क्वेश्चन आपसे बनाए। तो 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या थी ये थी 104। अभी वर्तमान की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ये बात की गई है। क्लियर है? तो 104 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय उद्यान IUCN, जिसको प्राकृतिक क्षेत्र में संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है, श्रेणी 2 के तहत संरक्षित क्षेत्र है। और 1936 में गाइस नेशनल हेली पार्क, जिसको अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला जाता है, तो ये पहला है भारत का पहला है हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित हुआ था 1936 में। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान के पार्क में इसको स्थापित किया गया था। देखिए, भारत ने 1972 में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य संरक्षण अधिनियम पारित किया, और परियोजना जो परियोजना थी बेसिकली इसको टाइगर प्रोजेक्ट कहा जाता था। इसके अलावा गाइस 2018 में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना? तो ये मध्य प्रदेश का कूनो टाइगर जो राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसका ये किया गया, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया इसको 2018 में। ये आपका श्योपुर जिले में आता है, जहाँ की चीजें काफी ज्यादा अभी चर्चित हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बना है, मकबूल फिदा हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकार है, इनका चित्रकारी से संबंध है। मकबूल फिदा हुसैन, इनको एक और नाम से जाना जाता है, और MF हुसैन यही आपको ऑप्शन में मिला था। क्लियर है? ये क्वेश्चन में आपको मिला था MF हुसैन। तो याद रखिएगा, आधे नाम भी आप याद रखिएगा शॉर्ट में, इनके क्या क्या नाम है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा किनके बारे में बात की जा रही है। 20वीं सदी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भारतीय चित्रकार ये थे, और एक संशोधित क्यूबिस्ट शैली से में निष्पादित उनकी पेंटिंग और कॉस्टिक, जिसको बेसिकली मजेदार होने के साथ साथ गंभीर और सोमरस भी हो सकती हैं। देखिए, इनके बारे में एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, 1973 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और 1991 में पद्म विभूषण इनको दिया गया। क्लियर है? MF जो हुसैन है, इन्होंने घोड़ों के चित्र जो करते हुए कई चित्र इन्होंने बेसिकली बनाए हैं। तो अगर आपसे पूछे जाए कि किसके चित्र ज्यादातर चित्रित किए हैं इन्होंने, तो घोड़ा आप याद स्पेशली रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंदेल वंश ने कब से कब तक शासन किया है? तो चंदेल वंश ने जो शासन किया है ये 8वीं से 13वीं शताब्दी तक किया है। देखिए, चंदेल वंश पूर्वी भारत का प्रसिद्ध हिंदू राजपूत वंश था, और इसने 8वीं से 13वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से पूर्वी भारत पर शासन किया था। इसके अलावा चंदेलों द्वारा जो शासित क्षेत्र था, इसको जेजा भुक्ति के नाम से जाना जाता था। जेजा भुक्ति की जो चंदेल राजवंश है, इसकी स्थापना हेया वंशी राजा चंद्र वर्मन चंदेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में जल निगम का गठन कब हुआ था?
तो 6 जून 2012 को हुआ था जल निगम का गठन। देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय हेतु ये बेसिकली चलाया गया था। इसका नाम था जल निगम का गठन किया गया था। समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन के लिए इसको बेसिकली गठन किया गया था। तो याद रखिएगा 6 जून 2012 को मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित का गठन किया गया था इनके क्रियान्वयन के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सितंबर 2021 में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया था। तो ये जो दिया गया था गाइस हम आपको बता दें ये 2020-21 का कुल 42 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। अब इसमें से हो सकता है किसी का नाम आपको दे दिया हो या इनमें से ही दे दिया हो कि एनएसएम स्वयं सेवकों को या विश्वविद्यालय को या इकाइयों को, कुछ भी आपको ऑप्शंस में मिल सकता है। तो ये पॉसिबल है, ऐसे नहीं है बिना ऑप्शंस के बताना। जब तक ऑप्शंस पता नहीं चलेंगे इसका राइट आंसर नहीं बताया जा सकता है। क्लियर है। तो भारत के राष्ट्रपति और इन्होंने जो है 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय जो सेवा योजना पुरस्कार है इनको प्रदान किया है। कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं जिसमें 2 विश्वविद्यालयों को, 10 एनएसएस इकाइयों को और उनके कार्यक्रम अधिकारियों को, इसके अलावा 30 एनएसएस स्वयंसेवकों ने ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अब या तो इनमें से किसका नाम दे रखा होगा पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी इकाई का। क्लियर है। कुछ भी आपका हो सकता है, वही आपको ऑप्शंस में मिला होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नासिर अमीनुद्दीन डागर का संबंध कहां से है। तो नासिर अमीनुद्दीन डागर का जो संबंध है ये इंदौर से है। गाइस इसके हम आपको बता दें ये भी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी हो गया है। हमने जो क्वेश्चंस आपको टॉप 300 वाली पीडीएफ में करवा दिए हैं स्पेशल वीडियोस में, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, लगातार वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस कॉपी आ रहे हैं। क्लियर है। ये मध्य प्रदेश जल निगम वाला भी हमने करवाया है, वहां पर और भी क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं। आपका चंदेल वंश ने कब से कब तक शासन किया, ये भी पूरा पूरा कॉपी है। इसके अलावा मकबूल फिदा हुसैन पूरा का पूरा कॉपी है क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस छपे हैं वहां पर, आपको पीडीएफ भी हमने डाल दिए एप्लीकेशन पर, जाइए और चेक करिएगा क्वेश्चन आया है नहीं आया। सारी चीजें प्रूफ के साथ आप चेक कर सकते हैं, कोई इसमें बरगलाने वाली बात नहीं है। आपको पूरे प्रूफ भी हमने दिए हैं उन वीडियोस में, टॉप 300 वाली में, उनमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए नासिर अमीनुद्दीन डागर का जो संबंध है ये इंदौर से। जन्म इनका हुआ 20 अक्टूबर 1923 में। और नासिर अमीनुद्दीन डागर कौन है, तो ये प्रसिद्ध ध्रुपद गायक है। जन्म इनका इंदौर में हुआ है। इसके अलावा ध्रुपद संगीतकार भी ये एक बेजू बावरा के नाम से जाना जाता है, जिनको बैजनाथ मिश्रा भी कहा जाता है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, ये भी एक ध्रुपद संगीतकार है। इनसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगले बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकासखंड है। तो 89 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेम कॉपी है, एज इट इज कॉपी पूरा का पूरा क्वेश्चन। 89 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रदेश में कुल 7 संभाग और इसके अंतर्गत 20 जिले आते हैं और 89 विकासखंड है आदिवासी। तो आप ये याद रखिएगा 89 आदिवासी विकासखंड मध्य प्रदेश में है, 20 जिलों के अंतर्गत, 7 संभाग के 20 जिलों के अंतर्गत। तो याद रखिएगा आपका ये करेक्ट आंसर रहेगा 89। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बना है चंबल संभाग में कौन सा जिला नहीं आया। तो पूरा का पूरा कॉपी, सारे क्वेश्चंस कॉपी आ रहे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, गिने चुने 5-7 क्वेश्चंस में ये चेंजेस कर रहे हैं और कुछ करंट के डाल रहे हैं 1-2 क्वेश्चंस, बाकी पूरे के पूरे एज इट इज कॉपी आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो आप पहले ही लगा लीजिएगा उनको अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं। चंबल संभाग में जो जिला नहीं आता है गाइस, देखिए चंबल संभाग के जो जिले हैं वो मैं आपको बता दूं, मुरैना, भिंड और श्योपुर, ये 3 जिले आते हैं चंबल संभाग में। तो चंबल संभाग में 3 जिलों के अलावा अगर चौथा जिला कोई सा आपको ऑप्शन में मिले इन तीनों को छोड़कर, तो वही आपको क्लिक करना है। और इसमें सीहोर आपका दे रखा था, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सीहोर आता है भोपाल संभाग के अंतर्गत, ना कि ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था जनजातियों से क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन था। इसके अलावा कुछ बिल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड कुछ बिल वगैरह आया था आपसे। अब ये नहीं पता है कि राज्यसभा लोकसभा किससे रिलेटेड था या क्या एग्जैक्ट वो उसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा था। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यही आपके बेसिकली पूछे गए हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या था, मोहन जोदड़ो के खोजकर्ता का नाम, ये आपका सुबह की शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना था। क्लियर है। इसके अलावा आपको बता दें अब भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मोहन जोदड़ो के जो खोजकर्ता है इनका नाम आपसे पूछा गया कौन है। तो सारी चीजें एज इट इज आपको बता रहे हैं, जो बच्चे हमारे पास सेंड कर रहे हैं सारे डेटा वो आपको पूरा एज इट इज बता रहे हैं पूरा का पूरा। क्लियर है। तो आप इन अच्छे से इनको कवर करें और अगर आपका भी अगले दिन किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप जरूर से हमें क्वेश्चन सेंड किया करें, क्योंकि क्वेश्चन सेंड करेंगे तो आपको 110% रियल एनालिसिस मिल पाएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस को। साइंस से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा हमारी एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इन सभी पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाली है, इनके डेमो आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। साइंस को कवर करते हैं। साइंस में पहला क्वेश्चन पूछा गया, सीएफसी को फ्रिज में डालना क्यों बंद कर दिया। गाइस सीएफसी को फ्रिज में डालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ये ओजोन को कम करते हैं, ओजोन को ये कम करते हैं, ओजोन के लिए हानिकारक है। ऐसा भी आपको मिल सकता था, बट ओजोन को कम करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आप आसानी से अगर अभी भी क्वेश्चन बनेगा तो पहचान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका कि सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को क्या मिलता है। तो विटामिन डी प्राप्त होती है।
ओजोन परत से क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिला है। देखिए ओजोन जो परत है ये सूर्य से उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी जो किरणें आती है 90 से 99% तक मात्रा अवशोषित कर लेती है ये आपकी ओजोन परत। और पृथ्वी पर जीवन के लिए बेसिकली ये जो पराबैंगनी किरणें होती है ये हानिकारक होती है, तो इनको ये ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी साइंटिफिक नाम पूछा था, रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है फसलों के लिए कौन सा रोग है, तो फसलों के वैसे तो कई सारे रोग हैं, अब आपको कौन सा ऑप्शन में मिला था ये तो हमें नहीं पता है, बट कुछ यहाँ पर हमने मेंशन किए, जैसे कि धान का झोंका रोग, धान का भूरा धब्बा रोग, धान का खेरा रोग, इस तरह के कई सारे रोग होते हैं फसलों में, अलग अलग फसलों के अलग अलग रोग होते हैं। नेक्स्ट बात करें गन्ने का रोग किस विटामिन के द्वारा होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO2 ये होता है, ये H गलती से लिखा गया है, S गलती से लिखा गया है, इसके लिए माफी चाहेंगे, ये आप देख लीजिएगा। बेकिंग सोडे का सूत्र है NaHCO3, क्लियर है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चांदी का चालकता से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना है। इसके अलावा अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनमें किस गैस का उपयोग करते हैं या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। और इसके अलावा अयस्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछा था कि अयस्क का कौन सा नहीं है इसमें से, इस तरह से। इसके अलावा फाइटोप्लाज्मा की कमी से कौन सा रोग होता है, इस तरह से आपके क्वेश्चन दे रखे थे। अब गाइस काफी सारे रोग होते हैं इसकी कमी से, क्लियर है, काफी सारे रोग होते हैं, तो यहाँ पर आप कमेंट में या फिर आपको जो भी ऑप्शंस में मिले हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या आपको ऑप्शंस में दे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गीला कचरा कौन से कलर के डिब्बे में डाला जाता है, तो गीला कचरा जो होता है हरे डस्टबिन में बेसिकली डाला जाता है। तो आई थिंक ये आपसे ऑप्शंस में दिया रखा होगा हरा डब्बा गीला कचरा के लिए, या फिर ये दिया रखा होगा बायोडिग्रेडेबल बैट, तो ये आप देख लीजिएगा, ये बेस्ट होता है बेसिकली इसको, तो आप दोनों में से एक आपको ऑप्शंस में मिला होगा। इसके अलावा 3 मिथाइल ब्यूनेल का फॉर्मूला आपको दे रखा था, इस तरह से साइंस में ये क्वेश्चंस आए थे, और इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा क्योंकि लगातार क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ये यहीं से आपके पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर में बात करें AIDA का पूरा नाम पूछा है, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा एक्सेल में फाइल सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो ये कंट्रोल एस का करते हैं। इसके अलावा और भी चीजें आपको ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको ऑप्शन में मिला था, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्लिक किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें स्प्रेडशीट के सारे जो पेज है एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, कंट्रोल ए का किया जाता है। प्रोग्राम में डायरेक्ट जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, इस तरह से क्वेश्चंस बने, शॉर्टकट की से क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे जा रहे हैं, करीबन 4-5। इसके अलावा MS ऑफिस से क्वेश्चंस बने। F2 का उपयोग क्या होता है, F2 का जो उपयोग होता है, माफ कीजिएगा F12 का जो उपयोग होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस की प्रेस करने पर, यानी F12 की प्रेस करने से सेव एज का जो ऑप्शन है ये खुल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, और शिफ्ट के साथ में अगर F12 प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट फाइल सेव हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एक्सेल से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, XML से क्वेश्चन बने हैं, और ये क्या होती है, ये मार्कअप लैंग्वेज होती है, मार्कअप भाषा इनको बोला जाता है। इसके अलावा VPN का पूरा नाम क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन बना है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको कहा जाता है। बात करें अब हम हिंदी में, तो गाइस हिंदी में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन बना है जिसमें वर्णों की गिनती होती है, उसमें कौन सा छंद होता है या उसे कौन सा छंद बोलते हैं, तो वार्णिक छंद बोला जाता है, जिसमें वर्णों की गणना होती है। अशुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आए, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से। विलोम शब्द आपके पूछे गए, पर्यायवाची आपके पूछे गए, वाच्य 4-5 आपको देखने को मिले हैं। लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं सभी टॉपिक से, रस हो गए, अलंकार आपके हो गए, छंद हो गए, क्लियर है, तो इनको आप अच्छे से करके जाइएगा। संधि समास से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, पर्यायवाची और शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। क्रम से जमाना जो पैरा जम्बलिंग वाले जो क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे जा रहे थे, उससे रिलेटेड क्रम से जमाने वाले जो क्वेश्चंस है ये आपके हिंदी में भी काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाने लगे हैं, क्लियर है। बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में XY सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा नियंत्रण से क्वेश्चन बने हैं आपके, व्यापार से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, विपणन, संगठन, कथन यानी परिभाषा वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपके आ रहे हैं। स्टाफिंग वाले क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, विपणन से, प्रबंध से, और नियंत्रण वाले क्वेश्चन, कंट्रोलिंग और प्लानिंग नियोजन वाले क्वेश्चंस भी आपके इससे पूछे जा रहे हैं। बात करें अब हम इंग्लिश में वोकैब से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। पैराजंबल से क्वेश्चंस लगातार आपके बन रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस बन रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इरर वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सेंटेंस वाले यानी कि सेंटेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, इसके अलावा सिनोनियम एंटोनियम तो आपका लगातार पूछा ही जा रहा है। मिस स्पेल्ड वर्ड्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन वाले भी क्वेश्चंस आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। मैथ्स में बात करें परसेंटेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कार्य समय से, इसके अलावा अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बन रहे हैं। पाई चार्ट आपकी अच्छी खासी देखने को मिल रहे हैं, पाई चार्ट और बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस। DI भी आपकी अच्छी खासी मात्रा में पूछे जा रहे हैं। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा लाभ हानि आ रही है। SI CI से क्वेश्चंस बन रहे हैं। बोर्ड मास से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। प्रायिकता वाले क्वेश्चंस भी बन रहे हैं आपके, और नंबर सिस्टम से भी आपके लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बात करें रीजनिंग में, तो नंबर सीरीज आ रही है और आपकी अल्फाबेट सीरीज भी आ रही है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस बन रहे हैं।
सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, दिशा दूरी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और प्रायिकता ये आपका उस वाला में है, बट इसमें ये जो रीजनिंग है इसमें भी प्रायिकता वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। अगली आकृति कौन सी होगी, इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मिरर इमेज क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। इसके अलावा गाइस सिटिंग अरेंजमेंट हमने बेटा व्यवस्था में पहले ही आपको क्लियर कर दिया। ये सभी आपके टॉपिक आ रहे हैं एग्जाम में लगातार। इसके अलावा और भी जो टॉपिक हम आपको पहले बता रहे थे उनसे भी आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप सभी टॉपिक को कंप्लीट करते रहेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी दिन सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस ना आए, मिरर से दे दें, आकृति से दे दें और अगले दिन वापस से उसी टॉपिक को उठा ले। तो ऐसा चलता रहता है एग्जाम में, और लगातार क्वेश्चन सभी टॉपिक से आ रहे हैं, सभी को आप लेकर चलते रहे। क्लियर है। आई थिंक यहाँ पर आपको पूरा ए टू जेड एनालिसिस पता चल चुका है, कहाँ से कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ए टू जेड यहाँ पर आपको डिटेल मिल चुकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता है। क्लियर है। इसके अलावा हमारी ये टेस्ट सीरीज है और ई बुक्स है कुछ, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और ये स्टेप फॉलो करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।